नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को, जो कि केरला हाई कोर्ट की तरफ से आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज का जो हेडलाइन है मैं उसे बता दूं कि हम किस पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रिहाना फातिमा के ऊपर, जिनके ऊपर अभी पोक्सो का एक्ट लगा हुआ था और इसी केस के अकॉर्डिंग इन्हें डिटेन किया गया था। तो ये अपना हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। तो जब हाईकोर्ट में हियरिंग हुई तो केरला हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, तो उसको हम जानेंगे आगे डिटेल में। सबसे पहले हम अपना जो हेडलाइन है उसको देख लेते हैं। तो ये इंडियन न्यूज का हेडलाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि विमेन ऑफन डिनाइड ऑटोनॉमी ओवर ऑन बॉडी, मतलब कि महिलाओं को अपने बॉडी के ऊपर खुद का ही अपना कोई अधिकार नहीं होता। अब उनके जो राइट्स हैं अपने बॉडी के ऊपर, उसको हमेशा डिनाई किया जाता है, ये कहा है। आप यहाँ देख सकते हो, इसमें है कि न्यूडिटी ऑब्सिनिटी नॉट सिनोनिमस, मतलब कि ये जरूरी नहीं कि न्यूडिटी है तो वो ऑब्सिनिटी ही हो, मतलब कि उसका हमेशा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एबीपी न्यूज की तरफ से भी जो हेडलाइन चलाया जा रहा है उसमें देख सकते हो, इसमें कहा गया है कि न्यूड होना हमेशा अश्लील नहीं होता। ये केरला हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है उसमें कहा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इससे ना एक चीज तो दिख जाती है कि अभी इंडियन जुडिशियरी है वो कितनी ज्यादा मैच्योर हो गई और कितने वाइडर लेवल पे अपनी जजमेंट को दे रही है। मतलब कि बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखती है, एक नैरो माइंडेड से नहीं कह सकते। तो ऑफ कोर्स हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन जुडिशियरी है वो काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है अभी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। तो इसमें जो बेसिकली ये जो केस है वो रिहाना फातिमा के ऊपर पोक्सो के तहत लगाया गया था। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो रिहाना फातिमा है ये बेसिकली एक इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये पहले भी इस तरीके के कई सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। जैसे कि जब सबरीमाला का प्रोटेस्ट हो रहा था, दोस्तों सबरीमाला एक टेम्पल है जहाँ पे जो विमेन्स थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अंदर नहीं जा सकती हैं। तो उस टाइम भी जो रिहाना फातिमा यहाँ पे जाके अपना प्रोटेस्ट किया था। तो ये एक्टिविस्ट है, तो इनका काम ही है जो इस तरीके की इश्यूज को रेज करना। तो बेसिकली जो रिहाना फातिमा है उन्होंने किया ये था कि इन्होंने 2020 में इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और बेसिकली वो एक वीडियो था जिसमें वो सेमी न्यूड थी, मतलब कि जो उनका बॉडी का जो अपर पार्ट था, टोर्सो अपर पार्ट, वो न्यूड था। और इनके जो दो बच्चे हैं, एक लड़का है वो 14 ईयर ओल्ड था और इनकी जो एक बेटी है वो 8 ईयर ओल्ड थी उस समय पे। तो ये उनके बॉडी के ऊपर वो न्यूड थी और उनके जो अपर पार्ट हुआ बॉडी का, उस पे वो उनके जो बच्चे थे वो पेंटिंग बना रहे थे। तो बेसिकली ये जो रिहाना फातिमा थी वो इसके जरिए एक ऐसा प्रोटेस्ट करके दिखाना चाह रही थी कि माय बॉडी माय राइट है, इसमें मैं दूसरे के सोशल ओरिएंटेशंस पे ध्यान ना देके ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने बॉडी के साथ कुछ भी करूं। तो बेसिकली ये मैटर था। तो चूंकि इसमें इनके दो बच्चे थे जो कि माइनर्स थे, माइनर्स यानी जो बिलो 18 थे, इनके बेटे 14 ईयर थे और इनकी जो बेटी थी 8 ईयर्स की थी, तो दोनों माइनर्स थे। तो जिसके वजह से जब ये वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, तो इनके ऊपर केरला की जो कोची पुलिस थी ये इनके ऊपर पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें डिटेन कर ली और इनके ऊपर फिर पोक्सो का एक्ट लग गया। तो दोस्तों, ये था पूरा मैटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है उसको जानना बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोक्सो एक्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब इसको जानना काफी जरूरी है। एक तरीके से सोशल अवेयरनेस के लिए भी ज्यादा जरूरी है पोक्सो एक्ट को जानना, ताकि लोगों को पता चले इस एक्ट के बारे में। क्योंकि आए दिन जो चिल्ड्रंस हैं खास करके, क्योंकि वो एक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो चिल्ड्रंस के साथ कई बार सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उसको रोकने के लिए, उनका यौन उत्पीड़न ना हो, इन सब चीजों को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट को बनाया गया था 2012 में। तो दोस्तों, पोक्सो एक्ट बेसिकली अगर हम इसका फुल फॉर्म कहें तो यह है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब कि यौन उत्पीड़न या यौन रिलेटेड अपराध होता है बच्चों के साथ, उनको रोकने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका जो मेन मकसद है वो है टू प्रिवेंट चिल्ड्रन एज्ड बिलो 18 ईयर्स फ्रॉम ऑफेंस लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपका हो गया सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये तीन जो क्राइम है
इसको मेंशन किया गया है पोक्सो में, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इन सब चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व ना किया जाए या फिर बच्चों को इन सारी क्राइम से बचाने के लिए स्पेशली पोक्सो एक्ट बनाया गया था 2012 में। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो ये जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसमें अगर हम बात करते हैं मिनिमम पनिशमेंट की, तो मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का प्रिस्क्राइब्ड है। हालांकि इसमें कई तरह के और डिटेल्ड प्रोविजन है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा, बट एक ओवरव्यू ये हुआ, इसमें बहुत ही हार्श पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको एक रफली पोक्सो एक्ट के बारे में एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम जो अपना मेन इशू है कि जो केरला हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा है, हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे कि सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसे आप या तो फिर एसे में या फिर सोशल इश्यूज में या सोसाइटी के सेक्शन में आप कोट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसे आप कहीं भी कोट कर सकते हो। जैसे कि हम एक एक करके देखते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया है हाई कोर्ट के तरफ से, मैं उसे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कहा है केरला हाई कोर्ट ने। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर है कि केरला हाई कोर्ट कहती है कि द राइट ऑफ ए वुमेन टू मेक autonomous decision about her body is at the very core of her fundamental right to equality and privacy. It also falls within the realm of personal liberty guaranteed by Article 21 of the Constitution. दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 21 को समझना थोड़ा सा जरूरी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो आर्टिकल 21 है ये बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करती है। आर्टिकल 21 मतलब जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन्हें ये राइट प्राप्त है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब इसमें जो कोई भी इंडिविजुअल है वो एक डिग्निटी के साथ एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। तो इसमें डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि जो यहाँ पे आर्टिकल 40 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे चीजों को कवर करता है आर्टिकल 15। 16 हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी, जॉब में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसकी बात करता है। और आर्टिकल 17 है वो बात करता है अनटचेबिलिटी की, यानी छूत की बात करता है, इसको अबॉलिश करने की बात करता है। उसी तरीके से जो आर्टिकल 18 है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। जैसे कि हम जानते थे ना अपने पुराने जमाने में जब राजा महाराजा का टाइटल दिया जाता था, तो इन सब चीजों को अबॉलिश करती है आर्टिकल 18, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को दिखाते हैं कि जैसे समाज में ऊपर नीचा ऊंचा नीचा का जो भेदभाव है उस चीज को दिखाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 14 से 18 में राइट इक्वालिटी है और ये जो राइट्स दिए गए हैं ताकि समाज में इक्वालिटी मेंटेन रहे लोगों के बीच में। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हाईकोर्ट का यही कहना है कि जो वुमेन है वो फ्री है अपने बॉडी के ऊपर डिसीजन लेने के लिए कि वो अपने बॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें किसी कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं होगा। दूसरा कि जो हाईकोर्ट के जज ने अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेहाना फातिमा थी वो ऐसे सेमी न्यूड कंडीशन में थी और उनके बच्चे उनके ऊपर जो आर्ट है वो पेंट कर रहे थे, कुछ पेंटिंग कर रहे थे। तो उस चीज को जो हाईकोर्ट है उसको यहाँ पे हाईकोर्ट का ये कहना है, जो यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया था उसमें कोई सेक्सुअल कैनोटेशन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसमें नहीं था। मतलब कि यहाँ पे कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि इंटेंट मैटर करता है। मतलब कि न्यूडिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऑब्सिनिटी ही है, मतलब हमेशा उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही है। वहां पे इंटेंशन क्या है, यानी कि जब वहां पे अगर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक माँ लेटी हुई है और बच्चे उनके ऊपर खेल रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो कोर्ट है वो इसको इस तरीके से देखता है। और यहाँ पे मदर सन का जो प्योर रिलेशन है, जो एक अफेक्शन वाला रिलेशन है, उस चीज को भी कहा है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि कहा है केरला हाईकोर्ट ने कि न्यूडिटी एंड ऑब्सिनिटी आर नॉट ऑलवेज सिनोनिमस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी न्यूड है तो वो ऑब्सीन है, मतलब कि सेक्सुअली ओरिएंटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट इज रॉन्ग टू क्लासिफाई न्यूडिटी एज एसेंशियली ऑब्सीन और इवन इनडेसेंट और इमोरल। मतलब न्यूडिटी को हमेशा आप इमोरल भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों यहाँ पे हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक और चीज को ऑब्जर्व किया है, जैसा कि कोर्ट का भी मानना है कि जैसे जो मेल होते हैं
वो अपने बॉडी को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखते हो जो जिम करते हैं तो वो अपने बॉडी को जैसे एब्स दिखाते हैं, वो सेमी न्यूड होके कॉमनली घूमते हैं और ये हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है। जैसे कोई जो मेल यानी पुरुष है वो सेमी न्यूड होके आराम से घूम सकता है, बॉडी दिखाता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब ये सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल हो गया। लेकिन यही जब कोई फीमेल करती है तो उसे हम जेंडर बेसिस पे जज करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे हाईकोर्ट का कहना है कि फीमेल बॉडी इज नॉट ट्रीटेड इन द सेम वे एज द बॉडी ऑफ मेल। यहाँ पे एक और चीज जो कोर्ट ने मेंशन किया है वो कहा है कि एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल टू द ऑटोनॉमी ऑफ हिज और हर बॉडी। मतलब कि कोई सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं कि मेल के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है कि अपने बॉडी को ऐसे किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ इवन जो फीमेल है उनको भी पूरे तरीके से अपने बॉडी के ऊपर उनकी ऑटोनॉमी है, कोई उनका खुद का अधिकार है। मतलब माई बॉडी माई राइट वाला बात यहाँ पे कोर्ट भी कर रही है, इवन कोर्ट है वो इसको जस्टिफाई कर रही है। यहाँ पे कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक और पॉइंट को मेंशन किया है कि द विमेन आर बुलीड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, आइसोलेटेड एंड persecuted for making choices about their bodies and lives। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विमेन है उनको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिलता है कि वो अपने बॉडी के ऊपर अपने चॉइस से कुछ काम कर सके, अपने मतलब कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़े पहन सके या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा भी राइट विमेन के पास नहीं है। इसलिए उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कोर्ट का मानना है। दोस्तों एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है वो ये कहा है कि मोरलिटी एंड क्रिमिनलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन लगा मुझे, काफी अच्छा भी मुझे लगा। इसे आप कहीं पे कोट भी कर सकते हो कि मोरलिटी एंड क्रिमिनलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव। या इससे मैं हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो कि कई सारे जो ऐसे चीजें होती है जो सोसाइटल तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे कोर्ट ने एग्जांपल भी दिया है कि जैसे कि जो सेम सेक्स रिलेशन होता है, होमोसेक्सुअलिटी जो होती है, उस चीज को तो हमारी सोसाइटी परमिट नहीं करती है। दूसरा जैसे एडल्ट्री हो गया, एडल्ट्री तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें बेसिकली होता ही है कि अगर कोई मैरिड कपल है तो वो किसी दूसरे अपार्ट फ्रॉम हिज हस्बैंड किसी और के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं तो इसे एडल्ट्री कंसिडर किया जाता है। तो अब इसे भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो या फिर लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती है ना इन सब चीजों को, बट क्या ये सब चीज लीगल है? ऐसा तो नहीं है, ये सब चीजों को भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो कोर्ट का ये कहना है कि हम मोरालिटी के ग्राउंड पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो अभी करंट सोसाइटी में जो चीजें मोरल है वो इन फ्यूचर क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाए। जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा का जो प्रैक्टिस था वो एक जमाने में उसे मोरल कंसिडर किया जाता था। मतलब कि जो लोग सती परफॉर्म करती थी महिलाएं, आपको पता होगा सती में बेसिकली होता यह था कि जब किसी भी हस्बैंड का डेथ होता था तो जो उसकी जो वाइफ होती थी उनको भी उनके साथ चिता पे लेटना पड़ता था, फर्नल फायर पे लेट के उनको भी अपनी लाइफ खत्म करनी होती थी। ये सती में होता था। लेकिन एज वी डेवलप्ड, धीरे धीरे चीजें बदलती गई और इसे अब फिर क्रिमिनलाइज किया गया। तो सती एक जमाने में तो था मोरल, लेकिन अभी के टाइम में एक क्रिमिनल एक्ट है। तो यहाँ पे कोर्ट भी यही बात कहती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और जो लास्ट जो पॉइंट काफी अच्छा लगा मुझे, ये यहाँ पे कोर्ट मेंशन करती है कि सोसाइटीज मोरालिटी एंड सम पीपल सेंटिमेंट कैन नॉट बी द रीजन फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए क्राइम एंड प्रोसिक्यूटिंग ए पर्सन। मतलब ये है कि सोसाइटी के मोरालिटी वाले ग्राउंड से या किसी आदमी के बुरे अच्छे बुरे लगने से हम किसी के ऊपर हम उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो समाज के हिसाब से अगर वो चीजें गलत है, जैसे कि जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऐसा नहीं हो कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो कपल हैं वो लिव इन में रह रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या उनको डिटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये केरला हाईकोर्ट का जो स्टैंड है उसको आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो चीजें हम एक्सप्लेन कर लिए। यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट अपने तरफ से ऐड करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक समय था जब केरला के ही लोग, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ केरला के ही जो फीमेल्स हैं स्पेशली, वो प्रोटेस्ट की थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट चला था ताकि वो अपने जो बॉडी के जो अपर पार्ट है उनको कवर अप कर सके। लेकिन आज केरला में ही एक ऐसी इंसिडेंट देखने को मिल रहा है जहां पे विमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही है ताकि वो अपने बॉडी को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ मूलाक्रम के बारे में, जिसे कि ब्रेस्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली मूलाक्रम क्या था और कितना ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का टैक्सेशन था, इसको हम समझेंगे और प्लस देखेंगे कि कैसे
इससे लोगों को वहां पे निजात मिली। और इसमें हम नांगली की स्टोरी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मूलाक्रम था वो एक ब्रेस टैक्स था। तो बेसिकली ये जो टैक्स था वो कोई यूनिवर्सल टैक्स नहीं था दोस्तों। ये जो टैक्सेशन था वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। ये सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेबल था वो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके ऊपर एलिजिबल था, जैसे कि इजावाज कम्युनिटी जो केरला के ट्रेवनकोर में रिसाइड करते हैं, इन लोगों पे ये जो टैक्स था ब्रेस टैक्स ये एलिजिबल था। इसमें था ये कि ये जो लोअर क्लास की जो महिलाएं हैं ना, ये अपनी बॉडी की जो अपर पार्ट है यानी कि अपनी जो चेस्ट है उसको कपड़े से कवर नहीं कर सकती थी। मतलब उन्हें अगर अपना ऊपर का बॉडी का जो अपर पार्ट यानी टोर्सो को अगर कवर करना था तो उसके लिए इन्हें एक टैक्स देना पड़ता था। जो उस समय की जो राजाएं होते थे उन लोगों को टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था। आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो टैक्स का जो डिसाइडिंग फैक्टर था कि आखिर कौन कितना टैक्स देगा, वो ब्रेस्ट का साइज था। मतलब कि किसी भी महिला का जो ब्रेस्ट का क्या साइज है ये उसके आधार पे टैक्स निर्धारित करते थे। सोचिए कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। और ये उस समय की जो महिलाएं जो होंगी इस कम्युनिटी में क्या फेस करती होंगी उस समय पे, जब उनके ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था। ये तकरीबन 1800 सदी की बात है। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम नांगली की स्टोरी भी डिस्कस करते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये नांगली कौन थी और क्या हुई थी ऐसी घटना जिसमें ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था। तो मैं ये बता दूं, आप इस मैप में देख सकते हो, ये मैप इंडिया का मैप है और ये आपका केरला रीजन है। ये वाले जो एरिया आपका है वो ट्रेवनकोर का रीजन है, जहाँ पे इजावाज कम्युनिटी इधर रिसाइड करते हैं। तो इधर ही की ये घटना है। तो हुआ ये था कि नांगली एक महिला थी, इजावाज कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो इन्होंने जो ये जो टैक्स था मूलाक्रम जो था, जिसमें महिलाओं को अपने अपर पार्ट को कवर करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, इसी ये समझ में आया कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और एक्सप्लॉयटेटिव के साथ साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है। तो क्यों ना इसका विरोध किया जाए। तो नांगली ने डिसाइड किया कि मैं इसका विरोध करूंगी, यानी कि मैं अपने अपर पार्ट को कवर भी करूंगी और इसको मैं टैक्स भी पे नहीं करूंगी, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। लेकिन जब नांगली ने ऐसा किया तो जो वहां के जो टैक्स कलेक्टर थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो नांगली के पास पहुंचे और नांगली से टैक्स डिमांड किया। बट नांगली ने प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट करने के बावजूद जब इसे नांगली को जब एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, तो जो नांगली ने जो किया उससे जो पूरा इजावाज कम्युनिटी के साथ साथ जितने भी वहां पे जो लोअर कम्युनिटीज के लोग थे, सब में एक जोश भर दिया और सब में एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। नांगली ने इसके प्रोटेस्ट में अपने दोनों ब्रेस्ट्स को काट कर जो टैक्स कलेक्टर थे उसके सामने रख देती है और जिसकी वजह से नांगली की डेथ भी हो जाती है। आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो, हालांकि एक पेंटिंग है, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें वही चीज दिखाया गया है और इस तरीके से नांगली की डेथ हो जाती है। लेकिन नांगली की जो ये सेक्रीफाइस थी, लाइफ सेक्रीफाइस, वो ऐसे नहीं गई। लोग वहां पे जो वहां की महिलाएं या फिर जितने भी इन सब कम्युनिटी के जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा सजग हो गए, काफी ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट्स किए, जिसकी वजह से फाइनली अल्टीमेटली जो मूलाक्रम यानी कि जो ब्रेस्ट टैक्स था उसको वहां के जो उस समय के जो रूलर्स थे उनको अबॉलिश करना पड़ा। और इस तरीके से जो वहां की महिलाएं थे उनको इस जो एक्सप्लॉयटेटिव जो टैक्स सिस्टम था उससे निजात मिली। तो ये नांगली का काफी ज्यादा रोल है और वहां पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया जाता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो महिलाएं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज से नहीं है बल्कि कई टाइम से होते आ रही है। हालांकि इनका जो नेचर है वो चेंज होते रहता है। जैसा कि आप देखिए कि नांगली वाले स्टोरी से लगा कि उस समय जो विमेंस थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी टू कवर अप दियर अपर पार्ट। लेकिन अगर हम रिहाना फातिमा की हम केस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो विमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही है टू हैव कंप्लीट राइट ओवर देयर ओन बॉडी। चाहे वो उसको जैसे एक्सपोज करना चाहती हो, जैसे वो रिप्रेजेंट करना चाहती है वो कर सकती हैं, जो पहनना चाहती है वो पहन सकती हैं अपने मन का। हालांकि दोनों टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव वही था, वहां पे भी विमेन को अपने बॉडी के ऊपर माई बॉडी माई राइट ही था। हालांकि कंटेक्स्ट अलग था लेकिन मतलब वही था। उस समय भी विमेन को पूरे तरीके से कंप्लीट राइट नहीं थे अपने बॉडी पे और यही चीज आज भी है। तो इसमें केरला हाई कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।